बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात। नमस्कार, मैं नित्या सिंह, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार प्रजातंत्र टीवी में। आज हम चुनाव के बारे में बात करेंगे। चुनावी बिगुल बज चुका है, यानी कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने कल ही इसके डेट, इसकी तारीख बता दी है और चुनाव 7 चरणों में होगा। इसी तरह आपको हम बताते हैं कि ये भी बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा भी चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आपको इस खबर को विस्तार से समझाते हैं कि कब किस राज्य में कहां चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव के साथ साथ कहां किस राज्य में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने 17वें लोकसभा के गठन के लिए 7 चरणों में 11 अप्रैल को 19 मई तक होने वाले आम चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हुए बताया कि 7 चरण के मतदान के बाद 23 मई को मतगणना होगी। उल्लेखनीय है कि 2014 में 16वें लोकसभा चुनाव का 9 चरण में कराया गया था। उन्होंने बताया कि विधानसभा का कार्यकाल पूरा करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में भी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जाएंगे। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान लोकसभा सीट के लिए होने वाले मतदान के साथ ही होगा। अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले साल जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग हो जाने के बाद मई में पहले राज्य में चुनाव कराना अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधित जटिल हालत को देखते हुए राज्य में फिलहाल लोकसभा सीटों पर ही चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का 6 साल का कार्यकाल 16 मार्च 2021 तक निर्धारित था, लेकिन पिछले साल राज्य में सत्तारूढ़ी पीडीपी भाजपा गठबंधन टूटने के कारण विधानसभा भंग कर दिया गया था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने के साथ ही देश में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके साथ ही सरकार ऐसी कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकती है जो मतदानों के फैसलों को प्रभावित कर सके। अरोड़ा ने चुनाव आयुक्त अशोक लावासा को और सुशील चंद्र के साथ संयुक्त संवाद सम्मेलन में बताया कि लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव के लिए देश में लगभग 10 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पिछले चुनाव में मतदान केंद्र की संख्या 9 लाख थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर वीवीपैट युक्त ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले प्रत्येक सीट की किसी एक मतदान केंद्र पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। वीवीपैट की मदद से मतदान को इसके मतदान की पर्ची देखने को मिलती है, जिससे वो अपने मतदान की पुष्टि कर सकता है। उन्होंने आगे बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों के लिए 11 अप्रैल को होने वाले मतदान की अधिसूचना है। 18 मार्च को जारी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर 18 अप्रैल को मतदान के लिए 19 मार्च को अधिसूचना जारी होगी। तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों पर 23 अप्रैल को होने वाले मतदान की अधिसूचना 28 मार्च को। चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 लोकसभा सीटों पर 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए 2 अप्रैल को। पांचवें चरण में 7 राज्यों की 91 सीटों पर 6 मई को होने वाले मतदान के लिए 10 अप्रैल को। छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर 12 मई को होने वाले मतदान के लिए 16 अप्रैल को। 7वें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर 19 मई को होने वाले मतदान के लिए 22 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। मौजूदा लोकसभा कार्यकाल 3 जून को समाप्त होना है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सरकार नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेगी।
लोकसभा चुनाव के चुनावी रण का शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले फेज में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे फेज में 79 सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तीसरे फेज में 94 सीटों के लिए 7 मई को वोटिंग होगी। चौथे फेज में यानी 96 सीटों के लिए 13 मई को वोटिंग होगी। पांचवें फेज में 49 सीटों के लिए 20 मई को वोटिंग होगी और 7वें फेज के लिए 97 सीटों के लिए 1 जून को मतदान होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब लोकसभा का समर और गरमा जाएगा। एक तरफ बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार ने अमृतकाल में सुशासन, तेज गति से विकास और भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण का आश्वासन दिया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल पर सवाल उठाए। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे। मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपनी हैट्रिक के लिए पूरी तरह से विश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मोदी की गारंटी को अपने अभियान का मुख्य विषय बनाया है। नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर भी मोदी की गारंटी को विस्तृत तरीके से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि ये युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के कल्याणकारी और उन सभी हस्तियों पर पेड़ एवं कमजोर लोगों के लिए एक गारंटी है जिन्हें दशकों से नजरअंदाज किया गया है। दूसरी हम बात करेंगे कांग्रेस की न्याय गारंटी। देश की सबसे पुरानी पार्टी को हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के राज्य चुनावों में उस समय फायदा मिला जब उसने लोगों की गारंटी दी, लोगों को गारंटी दी। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अपनी 5 न्याय गारंटी सामने रखी है, जिसका उद्देश्य युवाओं, किसानों, महिलाओं, मजदूरों के लिए न्याय सुनिश्चित करना और समय ही साथ ही सहभागी न्याय सुनिश्चित करना है। मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लोगों के सामने न्याय की गारंटी पेश की गई। कांग्रेस का घोषणा पत्र इन गारंटियों के इर्द गिर्द तैयार की जाने की संभावना है और पार्टी अपना अभियान नहीं, इन्हीं गारंटियों के इर्द गिर्द तैयार करेगी। हालांकि इसका कितना फायदा पार्टी को मिलेगा यह तो समय ही बताएगा। बेरोजगारी पे बात करते हैं। बेरोजगारी और महंगाई। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाती रही है। उन्होंने बार बार कहा कि नौकरियों की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर रोजमर्रा का सामान, इनकी कीमतों को लेकर भी मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। हालांकि बीजेपी ने रोजगार वृद्धि और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए पलटवार भी किया। चुनावी मौसम में बेरोजगारी और महंगाई भी बड़े मुद्दे। अनुच्छेद 370 और CAA यानी सम्मान नागरिक संहिता पर बात करते हैं। अनुच्छेद 370, CAA और सम्मान नागरिक संहिता बीजेपी के लिए लोगों के बीच किए गए वादों में से एक है। बीजेपी ने नागरिकता अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन और जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 को निरस्त करके अपने वादे पूरे कर दिए हैं। वहीं CAA को भी लागू कर दिया गया है। इन्हें पार्टी ने समय समय पर मुद्दा बनाया है और इस चुनाव में बीजेपी इन मुद्दों को पुराने भी जुटी है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुका है, अन्य राज्यों में बातचीत जारी। अब हम राम मंदिर के बारे में बात करते हैं। 2022 को अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में बीजेपी ने जबरदस्त उत्साह के साथ मनाया। समारोह का नेतृत्व करने वाले पीएम मोदी और RSS के प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतीकवाद किसी से भी छिपा नहीं था। बीजेपी नेताओं ने सदियों पुराने सपने को साकार करने का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया है। इस अवसर पर हिंदी भाषी क्षेत्र के अधिकांश हिस्से में भगवा झंडे फहराए गए। इसका प्रभाव हर किसी पर महसूस किया जा रहा है। यहाँ तक कि विपक्षी नेता भी मानते हैं कि राम मंदिर से
बीजेपी को उत्तर प्रदेश में फायदा हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को कम से कम 370 सीटें मिलने का ज्यादातर भरोसा इसे राम मंदिर के लहर से उपजा है। अब हम चुनावी बॉन्ड डेटा के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्ती के बाद एसबीआई द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड पर डेटा सार्वजनिक कर दिया। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड योजना में कथित भ्रष्टाचार के लिए सत्तारूढ़ी बीजेपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से उच्च स्तरीय जांच और उसके बैंक खातों को फ्रीज करने की मांग की। चुनाव से ठीक पहले यह मुद्दा सामने आया है और विपक्ष ने इसे लपक लिया, लेकिन यह जमीनी स्तर पर काम करेगा या नहीं, यह अभी देखना बाकी है। हालांकि यह निश्चित रूप से अभियान के दौरान चर्चा के बड़े विषयों में से एक होगा। अमृतकाल बनाम अन्य काल पर बातचीत करते हैं। चुनावी मौसम के दौरान एक बड़ा मुद्दा है अमृतकाल बनाम अन्य काल। बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार ने सुशासन, तेज गति से विकास और भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 वर्षों को बेरोजगारी, बढ़ती कीमतें, संस्थानों पर कब्जा, संविधान पर हमला और बढ़ती आर्थिक असमानताओं वाला अन्य काल करार दिया। किसानों के मुद्दे पर एमएसपी की कानूनी गारंटी। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन की चर्चा में हावी रहने की संभावना है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। वहीं किसानों के आंदोलन को देखते हुए राहुल गांधी ने किसानों को एमएसपी की कानून गारंटी देने का वादा किया। बीजेपी नेता किसान नेताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं और वे आरोप लगाते रहे हैं कि कई आंदोलनकारी राजनीतिक से प्रेरित। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए देखते रहे प्रजातंत्र टीवी।